ओवैसी ने ऐसे ही नहीं फाड़ा वक्फ बिल। सामने आ गया ओवैसी का बड़ा सच। वायरल वीडियो से भयंकर खुलासा। अब तो फंस गए एआईएमआईएम प्रमुख। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परमीश। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर विपक्ष को सिर्फ इतना ही पता है कि सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है। मोदी सरकार जिन मुद्दों के आधार पर यह बिल पेश कर रही है, उनका जवाब किसी ने नहीं दिया। किसी ने यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ क्या होना चाहिए। किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि 39 लाख एकड़ जमीन का फायदा गरीब मुसलमानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, उनमें सबसे आगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं। चीख के ओवैसी बता रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों से उनकी जमीनें छीन लेगा, जिसकी शुरुआत यूपी से हो चुकी है। इस बीच ओवैसी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिस पर उनकी असलियत भी सामने आ चुकी है। जो ओवैसी संसद में वक्फ बिल फाड़ रहे थे, वही ओवैसी उन्हीं जेपीसी मेंबर्स के साथ हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखते हैं, जिसमें ओवैसी की असल हकीकत आपको समझ आ जाएगी। लेकर आओ सबके चेयरमैन साहब रात में भाभी को बोलेंगे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया गया है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रजाकार ओवैसी अल्पसंख्यक आयोग और लोकतंत्र के तमाम शुभ चिंतक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद प्रतिक्रिया मीडिया के सामने जो रोना धोना और संसद में बिल फाड़ना है, सिर्फ एक छलावा है, एक दिखावा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग ओवैसी को जमकर गरिया रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बावजूद भी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तभी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिका दाखिल की है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ ने बताया कि वक्फ बोर्ड का रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू को लेकर कहा, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या मदद की? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपने हमें वो पावर नहीं दिए जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास समरी इविक्शन पावर है। उनके पास कब्जा करने वालों को निकालने की पावर है। मेरे पास पावर ये है कि अगर मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस जीतता हूं, तब भी मैं कब्जा करने वाले को नहीं निकाल सकता हूं। इसके लिए कोर्ट में याचिका डालना पड़ती है। आपने वक्फ बोर्ड को पावर ना देकर उनके पास जो थोड़ी पावर थी, उसे भी निकाल दिया। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए संसद में अपने बिल फाड़ने पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बिल फाड़ते वक्त मैं ये सोच रहा था कि महात्मा गांधी, जब मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से लोग उन्हें जानते थे, जब व्हाइट अफ्रीका में इस तरह का कानून बनाया गया था, तो महात्मा गांधी न सिर्फ उस कानून की कॉपी को फाड़ा था, बल्कि उसे जलाया भी था। ये अपने विरोध को दर्ज कराने का गांधी तरीका है। मेरा मानना है कि ये बिल जो अब कानून बन चुका है, ये असंवैधानिक है, ये भेदभावपूर्ण है, ये आर्टिकल 26, 25, 14, 29 और 15 का उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे कहा, भारत की संसद इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है। अगर वहां पर सरकार अपने बहुमत के दम पर इस तरह के कानून को बनाएगी जो भेदभाव करता है हिंदू, सिख, जैन मानने वाले मुसलमानों से, इसलिए मैंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए विधेयक की प्रति को फाड़ दिया। वक्फ बोर्ड पर बहस करते हुए बिल के विरोध में बोलने वाले इस संशोधन को असंवैधानिक करार दे रहे हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम विपक्ष के नेता इस संशोधन को ही असंवैधानिक बताने के लिए अपने अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन देश के संविधान में वक्फ का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। पहली बार वक्फ अधिनियम में संशोधन 1955 में किया गया, जिसके बाद देश में नया वक्फ कानून 1995 में आया और इस संशोधन के बाद राज्यों को भी वक्फ बोर्ड बनाने की ताकत दी गई। फिर 2013 में इसमें संशोधन सेक्शन 40 जोड़ा गया, जो अब तक के सभी संशोधनों में सबसे कंट्रोवर्शियल रहा। सवाल ये उठता है कि जब इतने संशोधन इससे पहले हो चुके हैं,
तब किसी ने उसे असंवैधानिक क्यों नहीं कहा? आज जब वक्त की मांग के मुताबिक सरकार फिर उस कानून में सुधार करना चाहती है तो ये असंवैधानिक कैसे हो गया? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सही कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर जिसका लेना देना नहीं है उसका जिक्र कर लोगों को बरगला रहे हैं, यानी आप मुसलमान समाज को बरगला रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा 2013 में इलेक्शन में कुछ ही दिन बचे थे। 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव में कुछ दिन बाकी थे, आप इंतजार करते, आपने सोचा कि वोट मिलेंगे, लेकिन आप चुनाव हार गए। सबसे ज्यादा हंसी इस बात पर भी आती है कि सरकार किसी बहाने विरोध करने वाले लोग बिना किसी तर्क के तैयारी करके आए और वक्फ बिल का विरोध करने लगे कि सरकार यहाँ पर बात ही नहीं करना चाहती, जबकि कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर बिल को जबरन पारित कराने के आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपने संशोधन पेश करने के लिए वक्त नहीं दिया गया, यानी पर्याप्त वक्त नहीं दिया गया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आप वास्तव में कानून को जबरन थोप रहे हैं, आपको संशोधनों के लिए वक्त देने की जरूरत है। उनके पास संशोधनों के लिए समय नहीं है। आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन ने विधेयक पर सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर कुछ आपत्तियां उठाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का आग्रह था कि संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए। हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है, हमारे पास लोकतांत्रिक कमेटी है जो विचार विमर्श करती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटी होती थी जो ठप्पा लगाती थी, हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार विमर्श करती है और बदलाव करती है। अगर बदलाव स्वीकार नहीं किए जाने हैं तो कमेटी का क्या मतलब है? इसमें व्यवस्था का कोई मुद्दा नहीं है। वक्फ संशोधन बिल के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा, हमने पिछले 6 महीनों में जेपीसी की बैठकें की, हमने विपक्ष को हर दिन 8 घंटे सुना। वक्फ संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त समिति में जो चर्चा हुई वो भारत के संसदीय इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई है। मैंने संयुक्त समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इसके साथ ही किरण रिजिजू ने कहा कि आज तक विभिन्न समुदायों के कुल 284 प्रतिनिधि मंडलों ने कमेटी के सामने अपने विचार और सुझाव भी दिए। 25 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों ने भी अपनी दलीलें जेपीसी के सामने रखी। किरण रिजिजू ने कहा कि पिछले साल अगस्त में पेश किए गए इस बिल के संबंध में 97.27 लाख याचिकाएं प्राप्त हुई। जेपीसी ने इसकी जांच की और इससे पहले किरण रिजिजू ने मीडिया से कहा कि यह बिल देश के हित में है। विपक्ष के नेताओं को वक्फ बिल का सबसे बड़ा मुद्दा यही नजर आता है कि मुसलमानों के मामले में गैर इस्लामिक लोगों को क्यों शामिल किया जा रहा है। शायद नेताओं ने बिल को ठीक से पढ़ा ही नहीं, उन्हें सिर्फ इतना ही पता है, इसलिए इस मुद्दे पर ये खेल कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि ये पूरी दुनिया के जानने का सवाल है कि हिंदू वक्फ बोर्ड में क्यों आया। पहला वक्फ मोहम्मद साहब को जिसने किया वो यहूदी था, उसने अपने 7 बगीचे मदीना में मोहम्मद साहब को गिफ्ट किए। पहला वक्फ अगर मुसलमानों ने नहीं किया तो मोहम्मद साहब के सिद्धांत के खिलाफ जाकर हिंदुओं को कैसे रोक सकते हो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि एमपी वक्फ बोर्ड बनाम शुभम शाह का ऑर्डर लेकर आया हूं। हिंदू दान दे, बहुत अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमान छोड़कर दूसरा कैसे हो गया? वक्फ की संपत्ति राजा महाराजाओं ने दी तो हिंदुओं को क्यों सदस्य नहीं बनाओगे? आज देश में फैसला हो जाना चाहिए। यहाँ गोरी आया, गजनी आया, बाबर आए, तीनों लुटेरों के तौर पर आए। आप मानते हो कि नहीं? अगर मानते हो तो हिंदुस्तान में पहला वक्फ गोरी ने किया, हिंदुओं की संपत्ति को लूटा और उसी में से 2 गांव वक्फ को दे दिए। आप इतिहास के पन्नों से नहीं लड़ सकते हो। गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद कहा कि कोई मुसलमानों के धार्मिक मामले में गैर इस्लामिक शख्स नहीं शामिल होगा, और ये उन्होंने डंके की चोट पर कहा, संसद में कहा। दरअसल वक्फ बोर्ड बहुत सी संपत्तियां जो हिंदुओं की हैं या ईसाइयों की हैं, उन्होंने भी वक्फ में उन्हें शामिल करता है। अगर दूसरे धर्म की जमीन को शामिल करना है तो उसकी वैधता की जांच एक मुसलमान कैसे कर सकता है? इस बात को समझे बिना आप गैर इस्लामिक लोगों को बोर्ड में शामिल करने की बात नहीं समझा सकते। मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। विपक्ष का वक्फ बोर्ड बिल पर बहस करने का इरादा तो कतई नहीं था। शायद यही वजह है कि विपक्ष के किसी भी नेता ने उन मुद्दों की चर्चा नहीं की जिसके चलते सरकार बिल में बदलाव करने का विचार लेकर आए। विपक्ष का विरोध सिर्फ इस पर है और इस पर फोकस था जिसमें सिर्फ मुस्लिम आम जनता को डराया जा सके। कई मुस्लिम विचारक, धर्मगुरु इस आधार पर इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं
दरअसल बिल पास होते ही जिस तरह से बुधवार को ही कई शहरों में मुसलमानों ने पत्थरबाजी की जगह मिठाइयां बांटी, ये भी कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों को नागवार गुजर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वक्फ में एक भी गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। वक्फ एक अरबी शब्द है, इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम पर धार्मिक मकसद के लिए संपत्ति का दान उसी चीज का किया जाता है जिस पर हमारा हक हो। अमित शाह ने कहा, जहां तक भारत का सवाल है, आजादी के बाद इसे बदला गया। ये पूरा झगड़ा 1995 से चल रहा है, ये पूरा झगड़ा वक्फ में दखल का है। सुबह से जो चर्चा चल रही है उसे मैंने बारीकी से सुना। ढेर सारी भ्रांतियां सदस्यों में हैं, कई भ्रांतियां देश में फैलाई जा रही हैं। अब वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, वहीं कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत का क्या रुख रहता है। और इस विरोध प्रदर्शन के जो रहनुमा या सबसे आगे जो नजर आ रहे हैं वो ओवैसी साहब ही नजर आ रहे हैं और बार बार वो इसे असंवैधानिक करार दे रहे हैं, जबकि ये इस वक्फ बिल में ही कई बार वक्फ बोर्ड को लेकर कई बदलाव हुए हैं और उसमें संविधान जैसी कोई जो एक शब्द है उसका जिक्र तक नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते जिनका जवाब देना चाहिए। सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।